A very good morning to everyone. Today we are going to discuss the last few topics of gravitation. Okay, there are basically four things which we have to study more seriously in this particular chapter. First thing is how equation of motion changes when it comes under the action of gravity. First topic which we have to cover today. जो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ हद तक कराया था आपको, बट फिर से एक बार उसको मैं डिस्कशन में लूंगा. सेकेंड चीज जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे मास को, कि मास क्या होता है. तीसरी चीज जो है हम डिस्कस करेंगे वेट. चौथी चीज डिस्कस करेंगे वेट ऑन डिफरेंट व्हाट डू मीन बाय द वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट ऑन अर्थ. कल तो ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे. फिर वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स पे कैसे क्या होता है, क्या मतलब होता है, उसको हम स्टडी करेंगे. फिर लास्ट में चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो आज इतना चीजें करेंगे ताकि हमारा कोर्स का कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए. चलिए शुरू करते हैं. पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से. अच्छा, आपने अभी रिसेंटली जो क्लास में इससे पहले चैप्टर हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है. आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं बार बार बताता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है न्यूटन के द्वारा दिए गए कुछ इक्वेशन थे, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बाय न्यूटन, मोशन बाय न्यूटन, जिसमें उन्होंने कुछ 3 इक्वेशन की बात की थी. v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इज इक्वल टू h और s बोल दीजिए, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं, डिस्टेंस है मतलब इसका, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. आप मेरे से अगर बोलेंगे तो आपको याद होता जाएगा, याद होना बहुत जरूरी है. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक है. अब जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसको अप्लाई कब करते हैं, तो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, कब अप्लाई करते हैं, जब आपका एक्सेलरेशन जो हो वो कैसा हो, कांस्टेंट हो. एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखो, एक्सेलरेशन पहले होता क्या है समझ लेते हैं. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इफ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, जैसे अगर आपकी वेलोसिटी भी 2 है, फिर 4 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 8 हो गए, तो अब ध्यान से देखो वेलोसिटी आपकी बदल रही है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आएगा. लेकिन जो बदलने का तरीका है वो कैसा है, वो एक यूनिफॉर्म तरीका है, मतलब एक तरीके से, मतलब दो के गैप से जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट. मतलब एक्सेलरेशन है, देखो कई बार लोग कांस्टेंट को समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है 0 है. सी, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू है वो कुछ है, और वो वैल्यू जो है वो बदल नहीं है. सपोज अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू हो गई, अब ये चेंज नहीं हो रही है. अब वेलोसिटी को मान लो मेरी अभी 10 है, थोड़ा सा कितनी जाएगी, 50 हो जाएगी, फिर कितनी जाएगी, 20 हो जाएगी, फिर कितनी जाएगी, 25 हो जाएगी. हर बार 5 का 5 वेलोसिटी चेंज आ रहा है. जो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है. दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी जो है तरीके से चेंज होगी, पैटर्न पे चेंज होगी, ठीक है. सो ये फार्मूला, जो तीनों फार्मूले हैं, v = u + at, h = ut + half at square और v = u square + 2ah जो है, ये तीनों फार्मूले आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और नॉन जीरो हो, ठीक है. जब एक्सेलरेशन आपका 0 होता है, मतलब 0 मतलब क्या हो गया, इस तरफ कोई वेलोसिटी में चेंज होगा ही नहीं, ठीक है. वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया इसमें हमारा कि सर v, जिस मान लीजिए वेलोसिटी आपकी अभी 3 है, तो सर 2 सेकंड के बाद 3 रहेगी, इसके बाद 3 रहेगी, इसके बाद 3 रहेगी. जो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज यहां पे कितना है, 0 है, और जो चेंज होता है वेलोसिटी में वही एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है. तो इस केस में हम फार्मूला लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का सिंपल एक फार्मूला में पढ़ते थे क्लास 6 7 में, वो हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है. क्योंकि हम लोग 6 7 में नहीं है, हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, हो भी ना भी हो 0 तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करना, ना 0 हो, कांस्टेंट हो, चेंज हो रहा हो, तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. चलो, तो इस फार्मूले में ये सब रिवीजन चल रहा है, हम लोग चैप्टर सेकंड में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सब अच्छे से पढ़े हैं. इस फार्मूले में जो क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, एक होती है v, एक होती है u, एक होता है हमारा a, एक होता है हमारा t, और एक होता है हमारा s या फिर h, ठीक है. v को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी. u को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. ये सब सिंबल्स हैं. a हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. t हमारा क्या होता है, टाइम होता है. s और h क्या होता है, हमारा डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है. चलो, अब देखो ये जो हमारा इतनी 5 चीजें हमारे इसमें इस्तेमाल होती है. मतलब v मतलब फाइनल है, u इनिशियल है, एक्सेलरेशन, t टाइम, h डिस्टेंस है, u सब t टाइम वगैरह पता है आपको. अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. एक तो ये हमारा वेक्टर है, एक तो हमारा ये वेक्टर है, एक तो हमारा ये वेक्टर और एक हमारा ये वेक्टर है.
मतलब चार चीजें जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम लिखी हैं उसमें चार चीजें हमारी वेक्टर है और एक चीज हमारी स्केलर है। वेक्टर में क्यों बस बता रहा हूं, वेक्टर में वेक्टर वो क्वांटिटी होती है डायरेक्शन भी होता है और फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है प्लस माइनस से। प्लस मतलब इधर जा रहा है तो माइनस मतलब इधर जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कोई वेलोसिटी जो है किसी ट्रक की वेलोसिटी जो है प्लस 50 मीटर पर सेकंड है और ऊपर बना के रखा गया कि प्लस इधर होगा और माइनस जो है इधर होगा, तो आप समझ गए कि प्लस 50 मतलब कि 50 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और प्लस मतलब उधर जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी -20 मीटर पर सेकंड, -20 मीटर पर सेकंड, तो 20 तो समझ लो मैग्नीट्यूड और माइनस मतलब इधर जा रहा है। तो बेसिकली ये जो प्लस माइनस का इस्तेमाल होता है वेक्टर में वो डायरेक्शंस को बताने के लिए होता है। ठीक है, चलो अब एक बात इसमें और इस इक्वेशन में बात हमें और सीखनी है, जाननी है, रिवीजन करना है, वो ये कि सर देखो कब प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे v और a के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब वेलोसिटी इधर है, जब वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी हमारा उधर ही जाता है, v और a जब एक डायरेक्शन में तो हमेशा साइन हमेशा प्लस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब v मेरा इधर है और a मेरा अपोजिट है तो हम लोग कैसा साइन इस्तेमाल करते हैं, माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, मतलब जब देखो क्यों, क्योंकि जब v आपका उधर है एक्सेलरेशन भी आपका उधर है तो आपकी वेलोसिटी जो बढ़ना शुरू कर देगी। जब v आप आगे जा रहे हो और एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है मतलब धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये इस एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है कम होना शुरू हो जाएगी। सपोज मान लो फॉर्मूले में अगर यहाँ पे लिखा हुआ v u + at तो ये प्लस होगा कि नहीं होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो वेलोसिटी के अपोजिट है कि वेलोसिटी के पैरेलल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ अ बॉल इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इधर आपको पहले बोल दिया गया प्लस, ये बोल दिया गया माइनस। इफ द बॉल इज हैविंग 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बोला गया, बॉल की 20 मीटर प्लस वेलोसिटी मतलब उधर जा रही है और आपका एक्सेलरेशन दिया गया है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, ये u जो है मतलब इधर है और मेरा एक्सेलरेशन किधर है, माइनस साइन लगा हुआ इधर है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। तो अब फॉर्मूले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, माइनस इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों को ये प्लस और माइनस इनको बस ये तीनों फॉर्मूले याद हो जाते हैं कि ये होता है प्लस, सर प्लस होता है, फिर आपने माइनस इस्तेमाल कर लिया। देखो फॉर्मूला तो ये है बट मतलब है ना, ये जो सिंबल है, ये तीनों साइन है, जो तीनों साइन है वो तीनों साइन कब तक प्लस बने रहेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अगर वेलोसिटी को तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है तो प्लस होगा, जुड़ेगी चीज भाई, बढ़ा रहा है मतलब कैसे बढ़ाओगे, जोड़ के बढ़ाओगे ना, जुड़ेगा, जुड़ने का साइन रहेगा, सिंबल रहेगा प्लस का, और अगर घटा रहा है तो माइनस सिंबल रहेगा। रिटार्डेशन यानी कि जब हम लोग कोई ब्रेक मारते हैं गाड़ी तो हमारी वेलोसिटी घटती जाती है तो उस वक्त हमारा ए कैसा आएगा, ये साइन कैसा आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और जब हमारा वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारा साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो जब भी कभी आपको कंफ्यूजन पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, v = u + 8t h = v + 7t v = ये लिख लिया करो। फिर दो रास्ते बता रहा हूं, प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, ध्यान देना। जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में हो तो वो बढ़ेगा मतलब प्लस लगेगा, जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होगी, ये इधर जा रहा हो उधर जा रहा हो तो आपको माइनस साइन लगेगा। एक तो ये मैथमेटिकल तरीका हो गया। फील करने वाला फिजिकल तरीका क्या है कि देखो जब आप ध्यान देखो कि यार इस एक्सेलरेशन से मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ रही है तो प्लस लगाना, घट रही है तो माइनस लगाना। सही कैसे पता चलेगा, अरे तुम्हारी मान लो वेलोसिटी दी हुई इधर 40 मीटर से तुम इधर जा रहे हो, हर सेकंड जो है 40 मीटर पर सेकंड तुम्हारी स्पीड है, मान लो तुम हर एक सेकंड में 40 मीटर चले जा रहे हो आगे, और सपोज तुम पे कोई एक्सेलरेशन लगा रहा है पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये पीछे लग रहा है वो आगे लग रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा होता है। F = m × a, तो जिधर a रहेगा उधर f रहेगा, मतलब कि अगर आपका एक्सेलरेशन पीछे मतलब कोई आपको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो तुम आगे जा रहे थे, तुम्हारा फोर्स पीछे लग रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी, तो कम होने लग गई, एक्सेलरेशन आया उसके वजह से कम होने लग गई, तो क्या साइन लगा देंगे हम लोग, माइनस साइन लगा देंगे। ये सब बेसिक सी बातें जो हम लोग न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस की हैं और ये बच्चे इसको समझ जाते हैं। गलती यहीं पे होती है, बस एक पॉइंट यहाँ गलती होती है प्लस माइनस की। बच्चों बात पड़ी थी हमेशा प्लस लेके चलेंगे, प्लस लेके चल देते हैं और फिर आंसर गलत आता है। प्लस कब लेना है, जब दोनों एक दिशा में हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी, उससे क्या होगा कि हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा। माइनस कब लेना, जब दोनों अपोजिट हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों नेगेटिव हो गए तो आपने बोला कि चलो भाई ये नेगेटिव है ना, दोनों अपोजिट होने चाहिए, मतलब अगर एक इधर है तो दूसरा इधर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी कम होनी चाहिए। चलो अब इस टर्म में तुम ध्यान से देखोगे तो v u सब कुछ ठीक है, a जो है तुम्हारा वो क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कहां से पैदा होता है, किससे आता है, अभी मैंने बताया था आपको, फोर्स से आता है। और क्या फॉर्मूले से आता है, फोर्स = मास ×
एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपको किसी बॉडी को फोर्स दिया हो, उसका मास पता हो, तो उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आएगा, यानी कितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आने वाला है, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो ये एक्सेलरेशन है, जब आपको क्लियर हो गया कि फोर्स से आता है, तो फोर्स तो बहुत तरह के होते हैं भाई। मस्कुलर फोर्स हो सकता है, हमारा मैकेनिकल फोर्स हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, बहुत तरह के फोर्स है। फोर्स किसी भी तरह के हो, फोर्स है ना वो, अगर उसको मास से डिवाइड करूंगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस करेगा फोर्स। ठीक है, तो मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा होगा वो जनरल फॉर्मूला है, किसी भी फोर्स के लिए तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स ही तो है, तो मतलब फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, बस लिखने में अंतर क्या जाता है पता है क्या? लिखते जब हम लोग, तो आपको पता है कि सबके सारे जितने फोर्सेस दुनिया में हैं, जितने भी फोर्सेस दुनिया में हैं, सबके एक्सेलरेशन हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिवाय एक फोर्स के, बस सिंपल के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे जो एक्सेलरेशन आता है m इनटू, इसको a के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से। मतलब ये अभी भी यही लिखा हुआ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस ग्रेविटेशनल फोर्स जब आ जाता है क्या लिखते हैं हम लोग m इनटू g। ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या परिवर्तन आएगा, जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते हैं तो उस फोर्स के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात है, वो भी फोर्स F इक्वल टू ma को भी फॉलो कर रहा है, बट a की जगह पे यहाँ पे बस सिंबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, g यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब मैं इसके बारे में क्वेश्चन लिखूं तो कैसे क्वेश्चन लिखूंगा, ग्रेविटेशन की तो होगी नॉर्मल, ये हो गई जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन मतलब कि हर एक फोर्स के लिए इक्वेशन वैलिड है, हर फोर्स के लिए, मतलब कि चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो कोई फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, हर के लिए वैलिड है। लेकिन जो हमारा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इक्वेशन आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इक्वेशन आती है हमारी, वो क्या होती है, क्या बनती है, v is equal to u plus gt। a की जगह पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, फोर्स हमारा कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जहां पे एक्सेलरेशन a यूज करते हैं वहां पे g यूज करेंगे। दोनों एक्सेलरेशन ही है, a भी एक्सेलरेशन है, g भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का जो फिजिकल मीनिंग होता है कि वो वेलोसिटी परिवर्तन करेगा, वो दोनों काम सेम करेंगे, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, h is equal to ut plus half gt square। ठीक है, तीसरा क्या होता है, v square equal to u square plus 2gh। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आ गए। बच्चे क्या करते हैं, उसको अलग से याद करते हैं, इसको अलग से याद करते हैं, दोनों चीजें सेम है, ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये जनरल केस के लिए है, कोई भी फोर्स लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स है ना तो एक्सेलरेशन पैदा करेगा, a अपने मिल जाएगा वहां से, v और u हम नाप लेंगे, t और सबको सामने पड़ा हुआ है। ये क्या है, थोड़ा स्पेशल केस है, ये बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम लोग a ना बोल के g बोल दे रहे हैं, बस ये अंतर है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिक्कत बच्चों को एक ही जगह आती है, यहाँ पे ये प्लस माइनस वाला खेल होता है, बच्चे सारा का सारा गेम नहीं गलत करते हैं कि कब प्लस लगाए कब माइनस, तो रूल वही है। अरे यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी है, तुम या तो बॉल को ऊपर फेंकोगे या तो बॉल तुम्हारे ऊपर से नीचे आएगी। अब जैसे मान लो सपोज तुमने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल को तुमने ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, तो अब इसमें एक्सेलरेशन कहां लगेगा, जो अर्थ है हमारी वो हमेशा चीजों को किधर फोर्स लगा रही है, अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहां रहता है, नीचे रहता है। अब जब तुम ऊपर को चीज फेंक रहे हो, एक्सेलरेशन ऊपर तुम चीज फेंक रहे हो, एक्सेलरेशन नीचे है, देखो v ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो उल्टा बैठ गया, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी धीरे-धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अपोजिट है, जब भी अपोजिट रहेगा याद रखना वेलोसिटी कम ही होगी, और जब भी साथ में रहेंगे दोनों वो वेलोसिटी बढ़ेगी। और तुम ऐसा देखते हो जब तुम बॉल फेंकते हो ऊपर, तो ऊपर धीरे जाके तो नहीं रुक जाती, फिर वहां से नीचे आना शुरू हो जाती है, तो आखिर ऊपर फेंके तो तुम स्पीड तेज थी, लेकिन धीरे धीरे जाके क्या हो गई, रुक गई, तो मतलब कम हुई होगी इसकी स्पीड। तो जब भी v और a अपोजिट रहेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, v इक्वल टू u माइनस dt, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो जाएगा। और दूसरा केस क्या होता है, मान लो सपोज बॉल मैंने बिल्डिंग से, ठीक है, बिल्डिंग पे हूं, ऊपर से मैंने नीचे फेंकी, अब देखो v भी नीचे है और मेरा a भी नीचे है, v भी नीचे है और a भी नीचे, दोनों नीचे नीचे हैं, तो दोनों इस सेम साइड में हो गए। अब क्या होगा, वहां पे प्लस का इस्तेमाल करेंगे। बस यही एक चीज ध्यान रखना, पहले तो बच्चों को एक अंतर नहीं समझ आता कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी है, ये भी, दोनों अंतर क्या है भाई, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किसी भी फोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे g का सिंबल का इस्तेमाल हुआ है, g एक एक्सेलरेशन को दिखाने का तरीका है, ग्रेविटेशनल फोर्स में g से दिखाते हैं, बाकी अगर फोर्स में a से दिखाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 1 2 3 4 पॉइंट है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब साइन का इस्तेमाल होगा। टाइम जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होते हैं तो हमेशा प्लस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमेशा माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ कि जिससे सवाल करने की जरूरत नहीं होगा। कभी भी कोई आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो फिजिक्स में, चाहे वो छोटी क्लास में चाहे बड़ी क्लास में, पूरी जिंदगी इसको याद रखना, कभी भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करो फिजिक्स में तो याद रखो अगर वेक्टर क्वांटिटी का इस्तेमाल हुआ इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो तुरंत अपने आप एक डायरेक्शन में बना दिया करो कि भाई मेरा ये प्लस, ये मेरा माइनस, ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, ताकि कोई तुमको दिक्कत ना आए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के हिसाब से ही अपना वो काम करेगी। ठीक है, तो वैल्यू को तुम डायरेक्शन के साथ डालोगे तो अपने आप चीजें सही आएंगी। हम लोग जो इसमें न्यूमेरिकल लेंगे तो बहुत अच्छे से चीजों को समझाएंगे, मतलब कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना। फिलहाल इतना समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + gt v = h = ut + half gt। इस पर एक ही जगह बस g आ गया है, और कब फार्मूला में प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा वो डिपेंड करता है कि मेरा वेलोसिटी और मेरी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो सेम डायरेक्शन में तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस। तो वी हैव टू जस्ट कंसीडर दीस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो मैंने बातें बताई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब एक साथ रहेगा तो अपोजिट रहेगा तो माइनस साइन आएगा, और जब सेम साइड रहेगा दोनों के दोनों सेम साइड रहेंगे तो प्लस साइन आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है और जो बातें तुम लोग को ध्यान में रखना है। तो समझ में आ गया? चलो ठीक। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं व्हाट इज मास। ठीक है, तो मैं मास और वेट दोनों को एक साथ लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मतलब 11th 12th के बच्चों को ही पूछ लो कि यार व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर मास, उन्हें डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। जबकि हम लोग डॉक्टर्स को भी नहीं पता, डॉक्टर भी जाते हैं तो बोलते हैं अपना वेट मेजर कर लीजिए, वेट मेजर नहीं करते हैं, अपना मास मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये अंतर समझते हैं कि मास और वेट में आखिर डिफरेंस क्या आता है, मास एंड वेट। ठीक है, देखो पहली बात तो जो मास है, ठीक है, पहली बात जो मास है वो क्या करता है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन, लिख देता हूं मैं, इट इज एन, it is a scalar, it is a scalar quantity। और जो वेट हमारा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले इतने स्टेटमेंट से कुछ समझ में आया क्या क्या मतलब है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि भाई अब कोई टेंशन नहीं है, मास तुम लेके आओ, ठीक है, 2 किलो हो, 4 किलो हो, 10 किलो हो, सबको तुम नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन करके जोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं कि भाई ये इधर से आ रहा है वो इधर से आ रहा है, इधर से भी आए, कोई दिशा का मतलब नहीं है। तुम 2 किलो 4 किलो 6 किलो 8 किलो आ गए, तुम लाइन को जोड़ दो। वेट में क्या होगा, वेट तो वैसे नहीं जोड़ सकते, वेट तुमको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि देखो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम लोग को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसके लिए अलग से वेक्टर्स के लिए अलग से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल बनाए गए हैं जो आपके नॉर्मल मैथ्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, स्केलर में जो हमने नॉर्मल बचपन में मैथ्स पढ़ी है 2 + 3 = 5 वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर के एडिशन होता है उसके लिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके सिलेबस में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो 11th में आप लोग जाओगे तो पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आप समझ लो कि वेक्टर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से जोड़ना उसको नॉर्मल तरीके से आसान नहीं होता। मान लो इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, दोनों का असर अलग अलग पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब सर मास होता है क्या, समझ लो स्केलर क्वांटिटी फिर मास होता क्या है। बेसिकली जो मास होता है तुम्हारा किसी भी चीज का, तुम बोलते हैं कि इसका मास, तो मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो उस सामान में कितना कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने चीजों से मिलके वो बना, उन सबकी वैल्यू क्या है, उनको काउंट करने का तरीका है बेसिकली मास। जैसे हम लोग देखो सपोज काउंट करने के बहुत तरीके होते हैं, लिक्विड को हम लोग मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम से भी, कि भाई 2 लीटर है 4 लीटर है। 2 लीटर 4 लीटर का मतलब क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग कि जो भी सब्सटेंस है, वो चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो कितना है, इसका आंसर देने के लिए हमने वॉल्यूम बनाया। ऐसे ही सॉलिड चीजों को पता करने की कोई चीज कितनी है, उसको हम लोग कोई चीज पता चले कि भाई वो कितना है, वो पता करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बने, मास। मास बेसिकली क्या बताता है कि कोई सामान कितना है। ठीक है, उससे मतलब नहीं कि वो किधर से आ रहा है, पूरब में रखा है पश्चिम। मान लो तुम 2 किलो का टमाटर लेते हो, उसको तुम अगर हवा में उठा दो तो 2 किलो ज्यादा भारी हो जाएगा, उसको तुम ईस्ट में रख दो 2 किलो से कम हो जाएगा, नहीं फर्क ही नहीं पड़ रहा डायरेक्शन से, वो 2 किलो है मतलब उसमें उसका हमने मेजर कर लिया 2 किलो बैठ गया। ठीक है, तो मास इज बेसिकली a physical quantity फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं क्या होता है, वो क्वांटिटी जिससे हम लोग जिसको हम नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी which can measure
द कंटेंट ऑफ एनी मटेरियल, इसमें कितना कोई सामान है, ठीक है, ये होता है मास। तो जब अगली बार कोई मास में समझ लो कि पूछ रहा है कि जो चीज जिसके भी मास पूछ रहा है वो चीज कितना है, वो कितना है, मतलब एक लड्डू है तो कितना है, 4 किलो, मतलब वो 4 किलो है। अब आइडिया लगे कि हाँ 4 किलो इतना होगा, ठीक है। और भाई सर आपको ऐसा मेजर नहीं करना है मास को, मास के रूप में मेजर नहीं करना, तो गिन लो कि 50 पीस लड्डू है, वो भी दोनों मास भी काउंट ही कर रहा है और गिनना भी काउंट ही होता है। मास थोड़ा जल्दी का प्रोसेस, मान लो अब उसको बोले दाल का दाना, अब गिन गिन के कितना करोगे, तो एक बड़ा यूनिट है भाई, तौल बसी देखिए कितना है, पता चलेगा कितना चीज के अंदर पड़ी है। तो मास ऑलवेज टेल्स अबाउट कि किसी भी चीज का मास ये बताता है कि उसके वो सामान जिस सामान की बात करो कितना है। वेट थोड़ा चौंकाने वाला है। वेट क्या करता है, ठीक है, वेट बेसिकली क्या करता है, इट इज अ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेट जो होता है किसी भी चीज का, किसी भी सामान का, वो उस पर लगने वाला फोर्स होता है जो उस पर अर्थ लगा रही होती है। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखो आपको पता है कि मास जिसके पास होता है, जिस भी चीज के पास मास होता है, वो दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि F = G m1 m2 r² के फॉर्मूले से गवर्न होता है, उससे हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब अर्थ के पास मास है, अर्थ के पास तो मास है, और हमने जो सामान उठाया है, मतलब कोई भी सामान उठाता हूं, मैं मान लो उठाता हूं कि ये बुक कॉपी उठाता हूं, तो इस कॉपी का मास है। मास मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कंटेंट है भाई, ये मास बोले कि इसका मास जो है आधा किलो मतलब इसमें जो पेजेस हैं वो आधा किलो के बराबर है, मतलब इतने सारी चीजें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है, इन सब का हर एक पेज का जो टोटल करेंगे तो आधा किलो आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो मेरी कॉपी है और नीचे अर्थ है, तो ये इसके पास भी मास है, कुछ है सामान इसके पास और उसके पास भी मास है। अब ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे, क्योंकि भाई सर हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान देना, वेट बेसिकली क्या है, फोर्स ही है, ग्रेविटेशन फोर्स ही है, वेट जो है ग्रेविटेशन फोर्स ही है। बस फर्क क्या है कि इस वक्त जैसे हम बोलते हैं वेट, तो स्पेशल फोर्स है। जब अर्थ किसी चीज पर, किसी भी सामान पर फोर्स लगाती है, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेट के बराबर होती है, ठीक है। सो वेट इज व्हाट, वेट इज नथिंग एल्स बट अ फोर्स व्हिच इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट द स्पेशल केसेस क्या है कि यहाँ पर अर्थ लगा है, जैसे मान लो सपोज एक यहाँ पे 2 किलो का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक 2 किलो का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे एक 3 किलो का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये 2 किलो वाला ऑब्जेक्ट जो है 3 वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये 3 किलो वाला 2 वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फॉर्मूला इनका वही रहेगा, G m1 * यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। बट इस फोर्स को हम लोग वेट जो है नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वेट के लिए स्पेशल कंडीशन है। वेट तभी बोलेंगे जब अर्थ एक बॉडी, 2 बॉडी में से एक बॉडी कोई हमारी जो है वो अर्थ होगी, ठीक है, और दूसरी बॉडी कहीं पे भी रखी हो, इन दोनों के बीच जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ये फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? तो अगली बार कोई आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द वेट, तो पता है वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ अर्थ तुम पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, सिंपल से लैंग्वेज में, ठीक है। अर्थ तुम पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, दैट इज वेट। कोई तुमसे पूछता है इफ सपोज व्हाट इज द वेट ऑफ योर्स ऑन द मून, आपका वेट मून पे क्या होगा, तो मून पे वेट का मतलब क्या होता है, अब फोर्स कौन लगा रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ मून तुम पर कितना फोर्स लगा रहा है। बस वेट का मतलब जिससे भी वो वेट का मतलब एक फोर्स होता है, और जो प्लैनेट इन्वॉल्व था उसके बारे में बात की जाती है। अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ के हिसाब से मेरा वेट आ गया, ठीक है। मतलब वेट मतलब कि भाई अर्थ मुझ पे कितना फोर्स लगा रही है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में अच्छे से क्लियर करो। बहुत सारे लोगों को मास और वेट में कोई फर्क नहीं लगता, लोग का सेम है। अरे मास बताता है कोई सामान कितना है, वेट बताता है कुछ सामान पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज द वेट ऑन द अर्थ। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि वेट ऑन द जुपिटर, तो हम क्या मतलब इसका कि जुपिटर उस सामान पर कितना अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, दैट इज द वेट, ओके। सो वेट इज नथिंग एल्स बट इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, मैं लिखता हूं इसको, ठीक है। इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स applied by earth, अर्थ से लेके अर्थ के रिफरेंस बात हो रही, ठीक है। इट इज अप्लाइड, इट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी।
तो ध्यान देने वाली थी कि इट इज जस्ट अ फोर्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल को तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, तो भाई टेंशन नहीं लेगा, सोचने का नहीं, वेट क्या है, एक फोर्स है, मतलब अर्थ हम पर कितना फोर्स लगा रही है वो इक्वल टू वेट है, वही वेट है। मैं बोलता हूं अगर मेरा वेट यहाँ पे 700 न्यूटन का है, तो मतलब मुझ पर जो है अर्थ 700 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो पूछे कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, जितना अर्थ मुझ पर फोर्स लगाती है उतना ही फोर्स मैं अर्थ पे लगाता हूँ। बात समझ में आ रही है नहीं? तो 700 न्यूटन मुझ पे अर्थ लगा रही है, तो 700 न्यूटन मैं उस पे लगा रहा हूँ, ठीक। तो यूनिट की बात करेगा तो मास यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमारी होगी न्यूटन, ठीक है, क्योंकि ये वेट क्या है, एक फोर्स। चौथी चीज क्या है, यहां बोलते हैं कि मास will remain always constant, ये बात बोली जाती है। हालांकि पूरी तरह सत्य नहीं है, ये पूरी तरह सही नहीं है। आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो ये नहीं मानती है कि मास कांस्टेंट है, वो बोलती है कि जब भी कोई मास चलना शुरू करता है तो उसका जो मास है वो वेरी होना शुरू होता है। इसलिए फिजिक्स में टर्म चलती है रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब कि वो ऐसा कोई सामान जो रुका हुआ है उसका मास नहीं चेंज होता है, लेकिन कोई मास अगर चलना शुरू करता है तो उसका मास उसका जो मास है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो खैर वो छोड़ दो तुम लोग, फिलहाल के तुम्हारे लिए मास एक कांस्टेंट चीज है, मतलब मास मतलब कोई सामान कितना है वो चेंज नहीं हो सकता है until unless कि वो बहुत हाई स्पीड चलना शुरू करे, ठीक है। तो मास विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। वेट के बारे में बोला जा रहा है भाई, इट कैन वेरी डिपेंड्स on which planet the object is kept, ठीक है। तो जो वेट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस प्लैनेट पे। अरे भाई मतलब सर वेट क्या है सर, अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स मुझ पर। क्या मून पे जाएंगे तो वेट क्या, मून के द्वारा लगाया गया फोर्स मुझ पर। या मैं जुपिटर चला जाऊंगा तो मेरा वेट क्या, मून जुपिटर के द्वारा लगाया गया फोर्स मुझ पर। तो डिपेंड ना कि अर्थ है, अगर ज्यादा बड़ी मास वाली चीज तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाएगी, मून के पे कम मास है तो मुझे कम फोर्स लगाएगा, मतलब वेट कम रहेगा। अगर जुपिटर पे जाऊंगा या सैटर्न पे जाऊंगा तो वहां हो सकता है कि बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, उस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, मेरा वेट बहुत ज्यादा होगा। तो जो वेट है वो प्लैनेट टू प्लैनेट डिपेंड करता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट है। तो मून अगर तुम 2 किलो टमाटर यहाँ पे गोरखपुर में रखते हो, 2 किलो टमाटर अमेरिका लेके जाते हो, 2 किलो टमाटर तुम मून पे लेके जाते हो, मार्स पे लेके, तो 2 किलो ही रहेगा, लेकिन सबका वेट अलग अलग रहेगा, क्योंकि अर्थ उस पे कुछ अलग फोर्स लगाएगी, मून से कुछ अलग फोर्स लगाएगा, और जुपिटर उस पे अलग फोर्स लगाएगा। और जो फोर्स लगता है, जो अर्थ या मून या जुपिटर पर फोर्स लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, वेट। सो इट कैन वेरी डिपेंड्स ऑन व्हिच प्लैनेट द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। पांचवा, mass can not be zero, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो तुमने कोई मास रखा हो तो सोचो कि जीरो हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बट वेट के केस में क्या है भाई, ऑब्वियसली बात जीरो नहीं हो सकता ना, सामान थोड़ी गायब हो जाएगा यार, 2 किलो का चीज जो वो चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, वेट और फोर्स बाय प्लैनेट कैन बी जीरो, मतलब आपका वेट जो है कैन बी जीरो। आपका वेट जो जीरो हो सकता है, तभी तुम लोग जब स्पेस में जाते हैं तो अर्थ जो हमें फोर्स लगा रही है वो बहुत कम हो चुका रहता है, और जो दूसरा प्लैनेट हमें फोर्स लगाता है, दोनों के जो फोर्स होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। जब हम पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना अर्थ की वजह से ना मून की वजह से, क्योंकि जो वेट होता है क्या होता है, अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स या फिर मून के द्वारा लगाया गया फोर्स, वही हमारा वेट होता है। जब फोर्स ही लग पा रहा है कोई तो वेट कहां से आएगा, तो हम लोग का वेट क्या आता है, जीरो। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब जब आप बोलते हैं स्पेस में आराम से घूमता रहता है, अब कोई फोर्स ही लगा रही है, जब कोई फोर्स ही लगा रही है तो तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेट क्या है, कुछ नहीं सर, और बस एक फोर्स है सर जो अर्थ या दूसरा प्लैनेट हम पे लगा रहा है। ये बात मैं 10 बार बोल चुका हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक, क्लियर रखना। अगली बार सुनते वक्त ध्यान देना, तुमसे कोई वेट पूछ रहा है कि मास पूछ रहा है, अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है, अपना वेट बताइए, लोग बता देते हैं 40 किलो के हैं। अरे किलो इज द यूनिट ऑफ मास, वो तुमसे वेट पूछ रहा है, न्यूटन तो बोलो कम से कम, क्योंकि वो फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मास को मेजर कैसे करते हैं, मास को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका बीम बैलेंस, ठीक है, वी यूज बीम बैलेंस
टू मेजर मास। और वेट में क्या होता है, वी यूज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस। बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस में आपको समझा दूं दोनों चीजें क्या होती हैं। देखो बीम बैलेंस में तो सिंपल सी बात है यार, तराजू, उसमें देखते हो 2 किलो का हम लोग इधर मास रखते हैं, फिर उसके बराबर तो होता है, मतलब दोनों अगर बराबर आ गया तो भाई ये भी 2 किलो का है। तो हम इसी तरह तो होता है ना, आलू अपने आप थोड़ा बोलते कि 6 आलू हो गए 3 किलो के ना, ऐसा नहीं होता है। हम एक पहले से पता हुआ मास रखते हैं साइड में, बीम पे रखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, उसमें काटा होगा तो बीच में बैलेंस हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हां ठीक है ये भी जो है इसके बराबर हो गया, दैट इज अ बीम बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, तुमने अगर ध्यान से देखा होगा, जो ये लोग यूज करते हैं, जो कूड़े कचरा बेचते हैं, वो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पे देखो स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग कितनी खींच रही है, क्योंकि देखो स्प्रिंग क्या हो रहा है, उसमें उसका जो मास है वो तो इन्वॉल्व है, साथ में जो फोर्स लग रहा है, अगर वो नीचे खींच रहा है, स्प्रिंग नीचे खींच रही है, तो डेफिनेटली तो जो फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रही है पूरे सामान के साथ। तो जो फोर्स मेजर करने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेट हो जाता है। तो वेट कैन बी मेजर बाय द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कुछ नहीं होता है, इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे से बने रहता है सिंबल से, और यहाँ पे से स्प्रिंग लगी रहती है, यहाँ पे से हुक रहता है, फिर लटकाते हैं तो अपने आप को बताता है कि कितना जाएगा। तो ये नीचे खींचा तो मतलब कितनी फोर्स लगा, फोर्स कौन लगाएगा, नीचे और कटी फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, अब फोर्स लगाएगी तो वो क्या होगा, वेट ही होगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब हाउ टू मेजर मास, मास तो मैंने बता दिया 4 किलो 6 किलो का। वेट मेजर करने के लिए जब मान लो मुझे घर पे वेट मेजर कर दो, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है वेट मेजर करने का, वेट इज इक्वल टू m इनटू g, या फिर सिंपल से किससे निकला है ये फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन से, इसी से फॉर्मूला से निकला है। हमेशा जो हम लोग तरीका लगाते हैं वही तरीका यहां भी लगाएंगे। देखो फोर्स जो हमने वेट लिखा कि वेट जो है फोर्स ही है, मास एक्सेलरेशन हम g लिख सकते हैं, ग्रेविटी जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस्तेमाल होगा तो वहां पे एक्सप्रेशन एक ही जगह हम लोग क्या लिखते हैं, g लिखते हैं, वहां g सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ लिखा नहीं है, ये भी वही लिखा हुआ है, फोर्स, वेट एक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, g इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो है हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी कर रहे हैं। अब जरा समझो प्रैक्टिकल सवाल, मान लो मैं 40 किलो का हूं, तो ये मैंने 40 किलो मतलब क्या हो गया, मेरा मास हो गया। अब मुझसे पूछता व्हाट इज योर वेट, तो मैं तो समझ जाऊंगा कि मैं तो वेट पूछ रहा हूं, मतलब मुझसे पूछ रहा है कि तुम पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, उसको निकालने जाना, तो निकालने का सिंपल कितना, जितना मेरा मास हो उसमें g से मल्टीप्लाई कर दो, g मतलब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि m into a जो होता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो m into a होता है वो क्या देता है, फोर्स देता है। तो फोर्स निकालने का सिंपल तरीका क्या हो गया कि आप क्या करो, m into g कर दो। अब हमारा g कितना है अर्थ पे, अर्थ की जो सरफेस है, ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लें, नियर अर्थ सरफेस, जो g की वैल्यू आती है कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रफली कितना ले सकते हैं इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। मतलब अगर आप 40 किलो के हो तो m into g कर दो, कितना m 40 हो गया, 9.8 के 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो 400 न्यूटन का फोर्स आप पर पृथ्वी लगा रही है, और पृथ्वी पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप भी उतना, जितना पृथ्वी आप पे लगाती है उतना ही आप उस पे लगाते हो, मतलब जो आपका वेट होता है उसी के बराबर फोर्स आप जो है अर्थ पे लगाते हो। और ऐसा होता है कि देखो मैं तो मैं लगा रहा हूं फोर्स, मोटा आदमी आएगा तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, पतला आदमी आएगा तो कम फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब बात समझ में आएगा कि अगले बार तो पूछे कि व्हाट इज द वेट ऑफ योरसेल्फ ऑन द अर्थ, तो भाई m into g, मास कितना है 30 किलो, g की वैल्यू कितनी है, सरफेस पे 9.8 के 10 एग्जैक्ट पूछ रहा है, 9.8 से मल्टीप्लाई करो अप्रॉक्सीमेटली तो 10 से मल्टीप्लाई करो 300 न्यूटन के आसपास सर मेरा वेट है, मतलब कि अर्थ मुझ पे 300 न्यूटन का फोर्स लगा रही है सर, ठीक है। तुम अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहे हो, सिंपल से जितना अर्थ मुझ पे लगाएगी सर मैं उतना फोर्स मैं उस पे लगाऊंगा, न्यूटन थर्ड लॉ सर वेक्टर रहेगा ना, एक्शन एवरी एक्शन है इक्वल ना अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी बातें जो थी वो मुझे डिस्कस करनी थी। अगर आप वही अब सपोज मान लो मून पे चले गए तो वहां पे सर वेट कैसे निकालेंगे, तो वहां पे फॉर्मूला वही लगेगा, वेट इक्वल टू m into g, बस वहां पे m तुम्हारा सेम रहेगा, g की जो वैल्यू है हमारे अर्थ पे जो है 9.8 है, g की जो वैल्यू 1.67 है, तो 1.67 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे अलग-अलग जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। बेसिक आइडिया समझा ना कि वेट जो है फोर्स है, फोर्स है तो फोर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, F इक्वल टू m into a होता है, तो यहाँ पे W की जगह पे W इक्वल टू m into a की जगह पे g लिखते हैं, ग्रेविटेशनल g लिखते हैं, mg जो है वो आपका क्या दिखाता है, वेट दिखाता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इस चीजों को टॉपिक को डिस्कस कर लिया पूरा, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप कराना चाहता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी करने का तरीका मतलब कि एग्जाम में वो भी आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स कराता हूं, उसके क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको इसके साथ भेज दूंगा
वीडियो के साथ भेज दूंगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। समझते हैं सवाल को क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, उसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं कितने की वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी। बोला कि सबसे टॉप पॉइंट पे, जब सबसे ऊपर पहुंचेगा कहीं पे, सबसे ऊपर पे, तो उस पे उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हाउ हाई विल पार्टिकल लूज, यहां से ग्राउंड है ये, तो कितना हाइट तक ये गया है, ये h पूछा जा रहा है, कितना हाइट तक जाएगा ये, ठीक है। व्हाट टाइम विल टेक टू रीच हाइट, और यहां तक जाने के लिए जो t की वैल्यू है वो कितनी होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब समझो कि सर यहाँ पे तो देखिए बस v दिया हुआ है सर, ये ऊपर फेंका जा रहा है, ऐसा बोल दिया गया सर। आपने बोला सर कि फॉर्मूला सारा वही लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, सर देखिए v दिया है, t वगैरह पूछ रहा है सर, हम तो वही लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, लेकिन सर प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए समझने के सर आपने कहा था कि अगर दोनों चीजें एक डायरेक्शन में हो तो प्लस लिखना, अपोजिट हो तो माइनस लिखना, बट सर यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया ही नहीं है, कहाँ लिखे हैं ना, उसकी वैल्यू दी हुई है। तो भाई इस चैप्टर में याद रखना, तुमको एक्सप्रेशन बार-बार बताएगा नहीं, तुमको अपने समझना पड़ेगा यार। हमेशा डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ये बॉडी ऊपर जाएगी तो एक्सप्रेशन हमेशा एक्सप्रेशन ग्रेविटी के हिसाब से लगता है, बदलता नहीं है। जैसे सेंटर की तरफ लगेगा तो ये नीचे लगेगा, और वैल्यू कितनी होगी इसकी, g इक्वल टू या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, क्योंकि अर्थ सरफेस इतनी नीचे गई होती है, तो मेरे से तो ऊपर जा रहा है, कहां से सरफेस पे, अरे मतलब अर्थ से 2-3 किलोमीटर ऊंचाई तक में कोई ग्रेविटी का परिवर्तन नहीं आता, 9.8 तो 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है। ये ले लो या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। अब देखो तुम मुझे बताओ कि v ऊपर जा रहा है, a नीचे आ रहा है, प्लस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। चलो अब क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ सबसे टॉप पॉइंट पे जो होगा वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब मुझे तुम बताओ कि टॉप पॉइंट का मतलब क्या होता है। सपोज मान लो कोई चीज मैंने यहां से फेंकी है, तो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। व्हाट इज द टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट का मतलब क्या होगा। तो मान लो मैंने बीच में रोक लिया, जिसकी वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या ये टॉप पॉइंट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये भी 30 के हिसाब से अभी तो ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक सर इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी तो ऊपर जाएगा, और बिल्कुल टॉप पॉइंट पे क्या होगा सर, जहां पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसलिए तुम देखोगे कभी लोग मतलब नीचे से मजदूर नीचे काम करता है, ऊपर मकान मतलब ईटा वगैरह से फेंकते हैं लोग, तो ईटा फेंकते हैं तो तुम लोग तो यार ईटा कैच करना बड़ा मुश्किल नहीं है, क्यों, कि जब वो ऊपर पहुंचता है हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी होती है जीरो। जीरो मतलब जैसे ईटा यहाँ रखा हुआ है, ऐसे उल्टा वहां पकड़ना, बिल्कुल सिंपल, आराम से पकड़ सकते हो। हाँ वो जोर से खींच दिया तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तो वो उसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर भी जाना चाहेगा वो, तब तुम्हें चोट लग सकती है, ठीक है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तुम ये बोलते हो कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है और वो हाईएस्ट पॉइंट है, तो कैसे हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वो और ऊपर जाएगा, और अगर वो जीरो हो गई वेलोसिटी तो वही उसका हाईएस्ट पॉइंट है, उससे आगे जा नहीं सकता। मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट इट इज वेरी क्लियर दैट द वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी जीरो। सो मतलब ये समझ में आया ना कि यहां वेलोसिटी क्या जाएगी, मतलब जीरो। सो टॉप पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये सब, तो उसके आगे जा नहीं सकता, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब ये मिल गया हम लोग को। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट। अब तुम देखो क्या क्या हमें डाटा दिया हुआ है, हमें डाटा दिया हुआ है, हमें बोला गया है, हमें v दे दिया गया, v u। अब बताओ v कितना है, v का मतलब क्या होता है, बताओ फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल ये है कि ये है, सर ऊपर वाला भी सर वही तो फाइनल, बिल्कुल फाइनल का 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v दिया है, u दिया है, h दिया है, तो सर फॉर्मूला तीसरा लगाइए, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h होता है सर। अब प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, देखिए सर अपोजिट लगा सर, तो आप काम करिए सर माइनस लगाइए सर, ठीक है, माइनस लगा दीजिए सर, ठीक है। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी से 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। u कितना है, 50 का स्क्वायर सर चाहिए, बताएंगे 2। a कितना है, 10, h हमको पता नहीं है, ठीक है। इसको रीशफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 25 into 100 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 20 into h, 100 से गया 5 बार में 25 into 5 h इक्वल टू कितना आ गया 125 मीटर। मतलब ये जमीन से जो है
करीब करीब 125 मीटर ऊंचाई तक जाएगा बॉल और फिर वहां से नीचे आने जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे निकल गया। फिर पूछा गया है टी बताइए, आपको सब कुछ दे दिया गया है, टी बताइए। v दिया, u दिया, a दिया, t पूछ रहा है। अरे यार v दिया, u दिया, a दिया, t पूछ रहा है तो कौन सा मान लगाएंगे? v u plus at का प्लस लगेगा माइनस लगेगा, सब माइनस लगेगा, अपोजिट है तो क्या कर देंगे, यहां फॉर्मूला को ऐसे कर देंगे, डाल देंगे। ये गलती बच्चे यही करते हैं प्लस और माइनस में, याद रखना जब भी अपोजिट है माइनस, जब भी सेम है तो प्लस। अब v की वैल्यू क्या है? फाइनल 0 है सर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 50 है। a कितना है सर? 10 है। t कितना है सर? नहीं पता। इधर इनिशियल वेलोसिटी 50 इक्वल टू क्या हो गया? 10t, t इक्वल टू क्या हो गया? 5 सेकंड। आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। चलो एक इससे ही मतलब से सवाल को लेते हैं। लिखा हुआ है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ। A stone is dropped from the edge of a roof. How long does it take to fall 4.9 meter? ठीक है, how fast does it move at the end of that fall? बोल रहा है कि stone is dropped from the edge of the roof। कोई बिल्डिंग है, उसका छत है, वहां से, ठीक है, इसकी जो बिल्डिंग की लंबाई है वो ऊंचाई जो है वो 4.9 मीटर के आसपास है। ठीक है, बोला था कि वहां से एक पत्थर को जो है ड्रॉप किया जाएगा। ड्रॉप, दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ड्रॉप और थ्रो, इसको ध्यान रखना। ड्रॉप मतलब क्या होता है कि इसको बस जो है नॉर्मली से ड्रॉप कर देगा, तो उसकी उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है उसकी? 0। और जब भी कोई थ्रो करते हैं कुछ को फेंकते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, वो 2 हो सकती है, वो 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, नॉन जीरो कुछ भी होगी, बल्कि इसको फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। और ड्रॉप करने में सिंबल छोड़ दिया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन बोला गया इसको ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, ड्रॉप करने में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। बोला जा रहा है कि बताओ कितना टाइम लगेगा यहां से नीचे आने में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या करिएगा। हम लोग को u दिया हुआ है 0 मीटर, हम लोग को x दिया हुआ है 4.9 मीटर, बस u और x दिया है सर, और कुछ दिया नहीं है, और कुछ नहीं दिया है। ध्यान देखो, हम लोग को a भी दिया हुआ है, a हमेशा दिया रहता है, क्वेश्चन बताता नहीं है। a कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u किधर है? अब ये किधर जाना चाहता है? बोलो सर यहां तो u है सर। अरे जाएगा किधर? नीचे जाना चाहता है ना, ये भी इधर, ये भी इधर, दोनों एक साइड है, तो डायरेक्शन क्या होगा? साइन क्या लगेगा? प्लस या माइनस? प्लस लगेगा। अब देखो तुमको a भी दे दिया है, a कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको u पता है, h पता है, a पता है। तुमसे क्या पूछा जा रहा है? तुमसे पूछा जा रहा है कि सर बताइए t कितना लगेगा। तो फार्मूला क्या आता है? h ut plus half at स्क्वायर, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस लगेगा, सही है सर। ये h कितना सर? 4.9 मीटर दिया हुआ सर, u कितना है? 0, t खत्म हो गया तो प्लस हाफ, a कितना है? 4.9 into t का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया। ध्यान कितना आ गया? 4.9 is equal to हाफ, ठीक है, हाफ 9.8 होगा, ये हाफ 9.8 into t स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो जाएगा 9.8 equal to 9.8 t स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड में नीचे आ जाएगा तुरंत। ये मिल गया। फिर पूछा गया है हाउ फास्ट डज इट मूव टू द एंड। हां, पूछा गया हाउ फास्ट डज इट फॉल एट इन द मूवमेंट ऑफ फॉल। बोला कि यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बोला नीचे से पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तुमको u दिया है, तुमको t मिल गया 1 सेकंड, तुमको u मिल गया, a मिल गया, t मिल गया, v पूछ रहा था। v इक्वल टू क्या होता है भाई? u प्लस at, प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे सर। v कितना है नहीं पता सर, u कितना है? 0 है सर, a कितना है सर? 9.8 है, टाइम कितना है सर? 1 सेकंड है, तो v कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सिंपल सवाल आपके क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 4.9। बोल रहा है कि किसी चीज का जो वेट है वो हमको दिया हुआ है 49 न्यूटन। वेट है तो इन फोर्स है, तो हमको वेट दिया गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द मास, कितना मास होगा उसमें। सर फॉर्मूला क्या होता है वेट का? वेट इक्वल टू m into g। सर ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी से बना हुआ है, F इक्वल टू m into a। तो देखिए ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये मास, ये एक्सीलरेशन a है सर, ये g से लेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं w दिया हुआ, w कितना दिया भाई? 49। मास मुझे पूछ रहा है, और सरफेस पे तुम्हारा
जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 49 9.8 इक्वल टू m। इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको 49 ऐसे लिख सकते हैं ना, सुन 49/4.9 into 2, ठीक है। ये कट गया तुम्हारा 10 बार में 10/2 यानी कि m कितना आ गया 5 किलोग्राम आ गया। 5 किलो चीज का जो वेट होगा कितना होगा 49 न्यूटन होगा, ठीक है। इस तरह से सवाल को लगा सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया है a mass of an object is 10 kg, what is the weight on the earth? मास तुम्हारा 10 kg है, वेट का फॉर्मूला है w into g, मास तुम्हारा 10 किलोग्राम है, पूछा गया वेट g की वैल्यू कितनी 9.8, कितना आ जाएगा 98 न्यूटन आ जाएगा वेट उसका। सिंपल खत्म सवाल। फिर पूछा गया क्वेश्चन how much would a 70 kilogram man weight on moon, what will be his mass on earth and moon, give g on moon is इतना। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछना नहीं है। और कॉन्सेप्ट वाला सवाल बताता हूं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन, एक कोई चीज है 70 किलो की, 70 किलो का एक आदमी है, उसका मास किया है, मास बदलता नहीं, चाहे मून पे जाओ चाहे अर्थ पे जाओ कहीं भी चले जाओ, मास किलोग्राम है 70 किलो। बोला क्या बताइए मून पे उसका वेट कितना होगा, मून पे वेट पूछा जा रहा है मून पे, तो भाई कहीं पे वेट का मानेगा 11 g। सर अब अर्थ पे तो 9.8 लगाते, मास बोल रहे हैं 70 किलो, लेकिन अर्थ पे 9.8 लगाते तो मून पे पता नहीं g कितना होता है, मून का g कितना होता है 1.7। मून का जी, ये जी जो है किसका है मून का है, m पता है g पता है, वेट निकल नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। पूछा गया है उसी सेम आदमी का मास बताइए अर्थ पे कितना होगा, तो भाई मास थोड़ी बदलता है, मास तो सेम रहता है। मास और वेट में अंतर है, मास एक बार जहां मिल गया वो हर जगह दुनिया की हर जगह पे वो मास सेम ही रहने वाला है। वेट जो है फॉर्मूला होता है मास इनटू जी, तो मास सेम रहेगा, जी जिसका जहां जहां पे जितना रहेगा उसका अपन वेट निकाल लेंगे। अर्थ पे जी कितना है 9.8, मून पे कितना है जी 1.7। ये याद रखने वाली चीज है ताकि आराम से नहीं हो जाए, ठीक है। तो सवाल सिंपल था, कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करने को दे दूंगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आपको नहीं होंगी, कुछ अगर नहीं आता तो पूछ लेना, चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।